नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टॉप 300 एमसीक्यूज। दोस्तों आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी के सभी एमसीक्यूज हैं और मैंने यहां पर लास्ट 7 मंथ कवर किए हैं। जनवरी से लेकर के अगस्त तक मैंने यहां पर कवर किया हुआ है और ये क्वेश्चंस आपको 3 पार्ट्स में मिलने वाले हैं। 100 के 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो अगेन बहुत अच्छे से इस सेशन को देखिएगा और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और ये रहा पहला प्रश्न, फटाफट देखते चलिएगा और फटाफट आंसर करते हुए थोड़ा बहुत समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ वेस्ट बंगाल्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दिस इज द ट्रेन इन दिस सीरीज। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये इस सीरीज की अब तक नंबर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की जा चुकी हैं। दोस्तों जो वेस्ट बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करी गई थी वो कौन से नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 7th वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस थी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी, जो कहां से कहां तक चलेगी, हावड़ा रेलवे स्टेशन से ठीक है न्यू जलपाईगुड़ी को कनेक्ट करने का काम करेगी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगेन पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू करी गई थी, ध्यान रखिएगा दिल्ली से बनारस के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था और 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन कहानी 2018 में ही स्टार्ट हो गई थी। इसलिए वंदे भारत को एक बात याद रखिएगा, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेकंड के बारे में दिल्ली से कटरा, फिर गांधीनगर से मुंबई और इसी तरीके से ये बाकी के 6 आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बिकम ऑपरेशनल इन, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो में परिचालित होगा। दोस्तों भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, जी हां दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी जो मेट्रो सर्विस है वो कोलकाता की है। कोलकाता में ही ठीक है हुगली नदी के नीचे क्या किया जा रहा है, इस रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और यह निर्माण इस वर्ष के अंत तक यानी कि दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। कब तक? दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, यह बात कंफर्मेशन दे दी गई है कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। यह इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है और दिसंबर 2023 तक इसको बना दिया जाएगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये कोलकाता मेट्रो का 15 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है। ठीक है, और साल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा के बीच में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी जो लागत है वो 120 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। इसको बनाने की, इस कॉरिडोर को बनाने की लागत 120 करोड़ पर किलोमीटर है, ये बात भी आप सभी लोगों को ध्यान रखिएगा। और ये हुगली नदी की गहराई में ये अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहां पर फटाफट। तो दोस्तों ओल्डेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम ये कोलकाता मेट्रो का है। न्यूएस्ट मेट्रो रेल सिस्टम की बात करें तो ये पुणे मेट्रो का है। लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम की बात करें तो ये दिल्ली मेट्रो का है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे लंबी जो मेट्रो है दोस्तों, सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो कवर करती है वो दिल्ली मेट्रो है, 347 किलोमीटर और अभी भी कार्य चल रहा है, ये आगे और एक्सपैंड कर रही है। स्मॉलेस्ट मेट्रो सिस्टम ये कानपुर का मेट्रो सिस्टम है जो 8.73 किलोमीटर का है क्योंकि हाल ही में इसे इनॉग्रेट किया गया था। देन बिजिएस्ट, अगर सबसे ज्यादा बिजी मेट्रो की बात करें तो वो भी दिल्ली मेट्रो है, सबसे ज्यादा बिजी मेट्रो, ध्यान रखिएगा। तो ये मेट्रो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगला दोस्तों, कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द ₹300 करोड़ अंगुल बलराम रेल लाइन। द रेल लाइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोयला मंत्री देश के प्रहलाद जोशी ने 300 करोड़ रुपए की अंगुल बलराम रेल लाइन का उद्घाटन किया है। रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? अंगुल बलराम रेल लाइन ये कॉरिडोर उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उड़ीसा के तालचेर कोल फील्ड को जोड़ने वाली 300 करोड़ रुपए की अंगुल बलराम रेल लाइन का उद्घाटन प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया गया। 14 किलोमीटर लंबा अंगुल बलराम रेल लिंक अंगुल को पुतगाड़िया, जरापाड़ा और तेंतुलोई से जोड़ने वाले कुल 68 किलोमीटर के आंतरिक गलियारे का पहला चरण है जो तालचेर कोलफील्ड की कोयला खदानों को पूरा करेगा। जो तालचेर कोलफील्ड है उसके लिए ये जो रेल लाइन है वरदान होगी क्योंकि ये उसको मेन जगह से क्या करेगी, कनेक्ट करने का कार्य करेगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, Who has been appointed as the MD and CEO of Bombay Stock Exchange? Bombay Stock Exchange BSE दोस्तों सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है यहां पर, यानी कि द्वितीयक बाजार की बात हो रही है जहां पर पहले से इश्यूड शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो बीएसई के नए सीईओ कौन बन गए हैं? एमडी एंड सीईओ यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनका नाम है
सुंदर रमन रामामूर्ति, ध्यान रखिएगा। और बीएससी हो चाहे एनएससी हो, ये स्टॉक मार्केट्स कही जाती है। इनको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करने का काम इनका सेबी का होता है। और सेबी की प्रमुख कौन है? सेबी की हेड के बारे में अगर हम बात करें तो ये है मधाबी पुरी बुच, याद रखिएगा, मधाबी पुरी बुच याद रखिएगा, ठीक है, मधाबी पुरी बुच, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप इन अल्माटी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? ठीक है, भारत का पहला रजत पदक ये किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है, कोनेरू हम्पी ने। वीमेंस में अगर मैं बात करूं तो कोनेरू हम्पी ने जीता है यहां पर, ठीक है। वर्ल्ड वीमेंस वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, ठीक है, ये मेन है जिन्होंने जीता है। भारत ने क्या लेकर के आई है? सिल्वर लेकर के आई, गोल्ड लेकर के नहीं है। जो गोल्ड लेकर के आएगा वो चैंपियन बनेगा। तो कौन वीमेन चैंपियन है, कौन पुरुष चैंपियन है? तो पुरुष चैंपियन में आप देख सकते हैं ये है मैग्नस कार्लसेन, जो कि नॉर्वे के हैं। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भारत से फाइनल में कौन पहुंचे हैं? प्रज्ञानंद पहुंचे हैं। और प्रज्ञानंद बस इन्हीं मैग्नस कार्लसेन से हार गए। लेकिन वो भी भारत के लिए बहुत अच्छा क्षण है कि जब भारत का कोई बच्चा जो इतनी छोटी उम्र का है, 18 वर्ष की उम्र का है, और किससे खेल रहा है? चैंपियन के साथ में बैठ करके खेल रहा है और सेकेंड नंबर पर आए तो ऑब्वियसली सिल्वर लेकर के आए हैं। तो यहां पर भी याद रखिएगा, ठीक है, कौन है? मैग्नस कार्लसेन है, वर्ल्ड नंबर 1। और वीमेंस में बात करें तो यह है बिबिसरा असुबेयायेवा, ये कहां की है? कजाकिस्तान की ही है। चलिए अगला बताइएगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्ट्स यूरो एंड इंटर्ड यूरोप्स बॉर्डरलेस जोन? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनाया और यूरोप के सीमाहीन क्षेत्र में प्रवेश किया है? ठीक है, यूरो जोन में प्रवेश किया। यूरो जोन यानी कि उन देशों का समूह जिनकी ऑफिशियल करेंसी क्या है? यूरो है। ऑफिशियल एज वेल एज उनके देश में जो करेंसी चलती भी है वो भी क्या है? यूरो है। तो ये कौन इसमें ऐड हो गया है? क्रोशिया इसमें ऐड हो गया, ध्यान रखिएगा। क्रोशिया ने अपनी करेंसी, क्रोशिया की करेंसी है कूना से स्विच होकर के कहां पहुंच गया? वो सीधे यूरो में पहुंच गया है, ध्यान रखिएगा। तो यूरो जोन की अगर मैं बात करें, यूरो जोन ऑफिशियली कॉल्ड द यूरो एशिया इज अ मॉनेटरी यूनियन ऑफ 20 of the 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। जो यूरोपियन यूनियन ईयू में 27 राज्य हैं, उन 27 राज्यों में 20 राज्य ऐसे हैं जिनकी करेंसी कौन सी है? यूरो है, और वो यूरो जोन का हिस्सा है। क्रोशिया 21वां ऐसा होगा जो इसका हिस्सा बन गया है, ध्यान रखिएगा। तो 21वें नंबर पर कौन पहुंच गया है? क्रोशिया। ये सभी के सभी यूरो जोन के अंतर्गत आते हैं। कंट्रियों के नाम आप यहां पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, साइप्रस है, क्रोशिया है, स्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, द नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन। ये सभी देशों के नाम याद रखिएगा। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कौन सा देश यूरोजोन का हिस्सा है या कौन सा यूरोजोन का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। हु लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कर्नाटका? कर्नाटक में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किसने रखी? बेसिकली इस संस्थान का काम क्या होगा? जासूसी की ट्रेनिंग देना। आपको पता है जितने भी इंटेलिजेंस वाले हैं वो क्या करते हैं? जासूसी ही तो करते हैं। रॉ वाले एक्सटर्नल करते हैं और आईबी वाले इंडिया के अंदर करते हैं, लेकिन करते तो जासूसी हैं, खुफिया जानकारियों का पता लगाते हैं। तो इसकी भी तो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगेन क्या किया जा रहा है? सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्नाटका में इसका फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला किसने रखी है? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कहां पर बन रहा है? कर्नाटका में बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट देवनहल्ली इन कर्नाटका एंड इनॉग्रेटेड द रेजिडेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी का रेजिडेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स का भी साथ में ही उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया एज प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी? प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी में भारत की क्या रैंक है, ये आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी। कॉफी अगर भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पैदा होती है? कर्नाटका राज्य में पैदा होती है सबसे ज्यादा कॉफी, ठीक है। रोबोस्टा है, अराबिका है, नंबर ऑफ वैरायटीज भारत में कॉफी की पैदा होती है, लेकिन दो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, वो है रोबोस्टा और अराबिका कॉफी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों थर्ड याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। तो कॉफी शिपमेंट्स फ्रॉम इंडिया रोज 1.66% टू 4 लाख टन इन 2022 ऑन राइजिंग इन इंस्टेंट कॉफी एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट स्टूड एट 3.93 लाख टन इन 2021। तो अगेन
2021 में 3.93 लाख टन का एक्सपोर्ट था, जो बढ़कर के कितना हो गया, 4 लाख टन टच कर लिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेजर डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, भारत की कॉफी कहां कहां भेजी जाती है, तो इटली में भेजी जाती है, जर्मनी में भेजी जाती है, रशिया में भेजी जाती है। ये मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। ठीक है, कॉफी रोबोस्टा की बात करें, कॉफी कैनेफोरा के नाम से भी इसको जानते हैं, एंड कॉफी अराबिका, ये हमारे देश में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉफी की अगर बात करें तो मोर देन 70% ऑफ द नेशन प्रोड्यूस इज एक्सपोर्टेड। ठीक है, देश के उत्पादन का 70% से अधिक क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार भारत कॉफी का 8वां सबसे बड़ा मात्रा निर्यातक है, यानी कि 8th सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है। ठीक है, अगर एक्सपोर्टर की बात करें, इंडिया इज ऑल्सो एशियाज 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर क्या है, कॉफी का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। Which of the following is not the part of domestic systematically important bank? दोस्तों DSIB के नाम से जाना जाता है। क्या किया गया था, 2015 में यह कवायद शुरू करी गई थी, टू बिग टू फेल, यानी कि बहुत बड़े हैं, अगर इनको कोई लॉस हुआ, ठीक है, अगर ये बैंक बंद हो गए, किसी भी प्रकार से बैंकरप्ट हो गए, तो पूरी इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल में चली जाएगी। तो ये टैगिंग दी गई DSIB के नाम से कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो ये बैंक 3 हैं, ठीक है, और इनमें से वो कौन सा नहीं है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। ठीक है, ये न्यूज क्यों आई है, क्योंकि फिर से इनका रेटिफिकेशन किया गया, तो यस वही रखे गए हैं, किसी और बैंक को ऐड नहीं किया गया है। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो सिर्फ 2 बैंक रखे गए थे, SBI और ICICI, HDFC इसमें बाद में जुड़ा था। तो अभी 3 ही बैंक ऐसे हैं जो DSIB की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, DSIB की कैटेगरी में, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, हु हैज बिकम्स इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। यह प्रश्न आपके अभी SSC CHSL में पूछा गया है कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। 78वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये थे मिस्टर कौस्तुभ चटर्जी 19 ईयर ओल्ड, 19 वर्ष के हैं, कोलकाता के हैं कौस्तुभ चटर्जी, जो भारत के 78वें क्या बन गए थे, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो फाइड की बात कर रहा था मैं, फाइड की 2500 रेटिंग चाहिए होती, यानी कि 2500 स्कोर आपका होना चाहिए, देन आप बन सकते हो, यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल से 10वें नंबर के क्या हैं, 10वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, 10वें नंबर के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हैं 74, 75, 76 और 77। 74th कौन थे, राहुल श्रीवास्तव। 75th कौन थे, प्रोडिगी वी प्रणव, ठीक है, PV प्रणव के नाम से, देन प्रणव आनंद है 76, और 77th पर कौन थे, आदित्य मित्तल। चलिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ब्रेल दिवस की बात आप सभी लोग जानते हो, ब्रेल एक लिपि है, जिस लिपि में जो ब्लाइंड पर्संस होते हैं, विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, ठीक है, 9 डॉट प्रणाली इसको कहा जाता है, वो क्या है, इसी से पढ़ते हैं। लुई ब्रेल ने इसका इजाद किया था, इन्वेंशन किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्रेल लिपि रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, 4 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रेल के बारे में आपको बता दिया था, ये रेस डॉट से हैं और 9 डॉट सिस्टम कहा जाता है इनको, आप देख सकते हैं सभी 9 डॉट्स में चीजें चलती हैं, 9 डॉट्स में। ठीक है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। सियाचिन वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंचाई पर आने वाली बैटलफील्ड, ठीक है, यानी कि युद्ध स्थान के नाम से जाना जाता है सियाचिन। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। कौन बन गई हैं, कैप्टन शिवा चौहान बन गई हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको फ्रंटलाइन पोस्ट मिली है कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो एक कराकोरम रेंज में है, यह बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इट इज 75 किलोमीटर 47 miles long, which makes in the second longest non-polar glacier in the world after, ठीक है, फेडेंचो ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। तो अगर ग्लेशियर की बात करें तो दूसरे नंबर का नॉन पोलर ग्लेशियर है, इसके पहले नंबर 1 पे कौन है, फेडचेंको ग्लेशियर, जो कहां पर है, ताजिकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ऑन अर्थ, धरती पर। इंडिया एंड पाकिस्तान हैड फॉट इंटरमिटेंटली सिंस 1984। 1984 में यहां एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन मेघदूत।
ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। तो सियाचिन पर जब पहली बार पहुंचे थे लड़ाई के लिए, तो ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू टेक कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए इसको लॉन्च किया गया था ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 13, 1984 बिफोर द पाकिस्तान आर्मी डिड सो। पाकिस्तान आर्मी के वहां पहुंचने से पहले, ठीक है, हम पहुंच गए थे। तब से याद रखिएगा ये एक बैटल फील्ड बनी हुई है और समय समय पर लोगों को यहां पर डिप्लॉय किया जाता रहता है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद एडीबी टू इंप्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों, ठीक है, त्रिपुरा ने। त्रिपुरा राज्य ने एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2275 करोड़ रुपए का है, जो क्या करेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का कार्य करेगा। एडीबी के बारे में बहुत अच्छे से जान के रखिएगा। एडीबी, ठीक है, जिसे एशियाई विकास बैंक के नाम से हम जानते हैं, इसका भी कार्य वही है जो कार्य वर्ल्ड बैंक का है कि ऋण प्रदान करना। ठीक है, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको ऋण प्रदान करना। और कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 19 दिसंबर 1966 1966 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है? मसात्सुगु असाकावा है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा है। डायरेक्टर ऑफ एडीबी फॉर इंडिया कौन है? टेकियो कोनेशी है। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 68 मेंबर कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रिसेंटली हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च्ड इन दिल्ली अंडर फेम इंडिया फेज 2 स्कीम? फेम इंडिया, ठीक है, फेम इंडिया की बात हो रही है यहां पर। फेम इंडिया एक स्कीम है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेस भारत के सभी जो मेन सिटीज हैं उनको प्रदान की जा रही हैं। तो दिल्ली को फेम के अंतर्गत कितनी बसेस मिली हैं? तो ये 50 बसेस मिली हैं, 50 इलेक्ट्रिक बसेस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे सेड दैट गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 3538 इलेक्ट्रिक बसेस। इतना ऑर्डर दिया है 3538। ऑफ दीज आर टोटल ऑफ 1716 बसेस हैव बीन डिप्लॉयड सो फॉर। 3538 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया था जिनको भारत के सभी राज्यों के चुनिंदा शहरों में क्या किया जाना था? डिप्लॉय किया जाना था। 1716 अब तक डिप्लॉय भी की जा चुकी हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैड सैंक्शनड 400 इलेक्ट्रिक बसेस, 300 टू द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर इंट्रासिटी ऑपरेशंस एंड 100 टू दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशंस। अभी जो दी गई है 50 दी गई हैं। अ टोटल ऑफ 250 buses have already been deployed by the DTC and now the remaining 50 buses have been लॉन्च्ड। ठीक है, 50 बसेस प्रदान कर दी गई। फेम के बारे में याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेम का पूछा जा सकता है कि फेम कब लॉन्च करी गई थी? तो फेम को 2015 में लॉन्च किया गया था टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज स्केल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, भारत में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रिसेंटली इन जनवरी 2023 हु हैज इनॉग्रेटेड द संविधान उद्यान इन जयपुर? संविधान उद्यान, उद्यान से तो जान के रखिएगा, उद्यान का मतलब हो गया पार्क। संविधान उद्यान का लॉन्च किसने किया है? तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर किया है? जयपुर में किया है दोस्तों। ठीक है, साथ में कौन थे? यहां के सीएम मिस्टर अशोक गहलोत, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये उद्घाटन किया गया है। और इस बार अमृत उद्यान, जो राष्ट्रपति का भवन है, जो पहले इसका नाम मुगल गार्डन था, अब उसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 17 सितंबर 17 अगस्त से 16 सितंबर तक के लिए इस बार 1 महीने के लिए ओपन किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मानसून सीजन पर अमृत उद्यान को ओपन किया गया है। तो अगर राष्ट्रपति भवन का जो अमृत उद्यान है वो अब आप देखने जा सकते हैं 17 सितंबर से पहले। देन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमर्ज एज द टॉप प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन 2021-22? कुछ कंपनियां हैं ना, उनको आप सरकारी कंपनी कहते हो, और कुछ कंपनियों को आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हो, पीएसयू के नाम से जानी जाती हैं। उन्हीं कंपनियों के बारे में बात की जा रही है कि टॉप प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया है? तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है ओएनजीसी ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नंबर 1 पे प्रॉफिट कमाने वाली ओएनजीसी है
ओएनजीसी के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, फिर पावर ग्रिड है, फिर एनटीपीसी है, फिर सेल है। ये टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। लेकिन सबसे बड़ी 5 पीएसयू कौन सी है वो आपके सामने। नंबर 1 पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, दूसरे पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, तीसरे पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, चौथे पर है भारत ओमान रिफाइनरीज, देन है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ध्यान रखिएगा ये टॉप 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, Who has inaugurated Siom Bridge in Arunachal Pradesh completed by the Border Road Organization? देखिए दोस्तों, हिल एरियाज यानी कि जहां पर भी पहाड़ी क्षेत्र है उन पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क वगैरह को डेवलप करना, पुल वगैरह बनाने का काम ये सब बीआरओ के पास होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्लेन में एनएचएआई बनाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन जब हिल एरियाज की बात करते हो तो कौन आता है? बीआरओ आता है। तो बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का निर्माण किया था। इस सियोम ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह। चलिए, तो अगेन Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the Siom Bridge in Arunachal Pradesh along with 27 other infrastructure projects completed by the BRO। ठीक है, 27 और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे जिनका उद्घाटन भी राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि देश के रक्षा मंत्री, इनके द्वारा किया गया है। Built at a cost of 724 करोड़ रुपीस, these project will highly augment India's border infrastructure। सरकार इस समय बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है। बॉर्डर यानी कि सीमा से लगे, ठीक है, जितनी भी सीमाएं इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो, वहां पर सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा रहा है। तो उसी से संबंधित ये भी प्रोग्राम थे। 724 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया हुआ है यहां पर। देन सियोम ब्रिज के बारे में 100 मीटर क्लास 70 स्टील आर्क स्कल्पचर्स, ठीक है, ऑन द आलो यिंकियोंग रोड बिटवीन वेस्ट सियांग एंड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, क्या किया गया? इसको बीआरओ के द्वारा कंप्लीट किया गया एट अ कॉस्ट ऑफ 724.3 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना मेन इंपॉर्टेंट है। बीआरओ के बारे में 7 मई 1960 को बना है। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। फाउंडर कौन थे? ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। डायरेक्टर जनरल इस समय कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, Which of the following state government decided to abolish the revenue police system? किस राज्य ने रेवेन्यू पुलिस यानी कि राजस्व पुलिस, रेवेन्यू पुलिस का काम क्या होता है? राजस्व की वसूली करना। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फंड आता है उनकी वसूली करना, अलग अलग जगहों पर होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया है किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम चलता था। अब रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करके रेवेन्यू का जो काम है वो भी किसको दे दिया गया है? स्टेट पुलिस को दे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब रेवेन्यू पुलिस उत्तराखंड में नहीं होगी। अगला, Who has launched the world's longest river cruise from वाराणसी to आसाम? बनारस से लेकर के आसाम पहुंचने वाले, ठीक है, ये नदी पर चलने वाला पहला क्रूज है। रिवर क्रूज के बारे में बात हो रही है। समुद्र में तो बहुत सारे क्रूज आपने देखे होंगे, रिवर पर चलने वाला ये पहला क्रूज है। ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रिवर क्रूज। दोस्तों, ये लॉन्च किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, गंगा विलास क्रूज इसका नाम है। क्या नाम है? गंगा विलास क्रूज इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाराणसी से चल करके आसाम पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा। इमोनु इरतपा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? निम्नलिखित में से किस राज्य में इमोनु इरतपा उत्सव मनाया गया? इमोनु इरतपा उत्सव कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? ये मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, वहां पे मनाया जाता है। और मीतई कम्युनिटी ने इसको क्या किया गया है? सेलिब्रेट किया है। दोस्तों, मणिपुर में अभी भी हिंसा जारी है। हिंसा का जो दौर है धीरे धीरे हालांकि कम हो रहा है, लेकिन मणिपुर, उसी की बात कर रहा हूं, ये मीतई कम्युनिटी। तो मीतई, नागा, कुकी, इन्हीं में अभी तक विवाद चल रहा है। विवाद पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया ये क्वेश्चंस मैं जनवरी से ले रहा हूं, तो ये उत्सव क्या किया गया था? जनवरी में सेलिब्रेट किया गया था। कहां पर? मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, Manipur celebrates Imonu Iratpa festival every year and they regard the Imonu goddess as a goddess of wealth and prosperity। जो Imonu goddess हैं यानी कि भगवान हैं, इनको wealth and prosperity यानी कि संपन्नता की देवी माना जाता है और इनकी पूजा करते हैं। तो Imonu Iratpa फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। मणिपुर के कुछ और फेस्टिवल देख लीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल पर सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। जैसे संगाई फेस्टिवल हो गया, अमूर फाल्कन फेस्टिवल हो गया, लाई हरौबा फेस्टिवल हो गया, मणिपुर संगई फेस्टिवल हो गया, लुई नगाइनी फेस्टिवल हो गया, निंगोल चकौवा फेस्टिवल हो गया, कचई लेमन फेस्टिवल हो गया, शुरोई लिली फेस्टिवल हो गया। ये सारे फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किसने लॉन्च कर दी है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन चाइना ने लॉन्च कर दी है। इसके बारे में भारत में भी समझ लीजिएगा, भारत में भी ग्रीन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है और धीरे धीरे हमारे देश के रेल मंत्री ने वादा किया है कि हाइड्रोजन से, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हम इस साल के अंत तक लॉन्च कर देंगे, जो सोनीपत से जींद के बीच में चलेगी। हरियाणा के ही सोनीपत से जींद को कनेक्ट करने का कार्य करेगी। तो ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 कंट्री तो चाइना बन गया, लेकिन हम भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाने वाले हैं बहुत जल्दी। जैसे अभी हाल ही में फ्लैक्स फ्यूल, ठीक है, फ्लैक्स फ्यूल यानी कि ऐसी कार जो 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलेगी, वो फ्लैक्स फ्यूल के नाम से कार जानी जाएगी। और उसको किसने लॉन्च कर दिया है? हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी ने ही एक काम और किया था, ये आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन वाली कार को लॉन्च किया था। ठीक है, हाइड्रोजन वाली कार को लॉन्च कर दिया था। हाइड्रोजन की कार से, ठीक है, ये संसद जाते हुए दिखाई दिए थे, एक बार आपने देखा होगा। तो ट्रेन भी लॉन्च कर दी जाएगी और कार तो लॉन्च हो ही गई है, लेकिन अभी मास पर इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अभी हम और आप तक एलिजिबल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम तक चीजें पहुंचेंगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, अप्पू, APPU आप कह सकते हो यहां पर, APPU। तो APPU में, ठीक है, कौन आ गया है? भारत। इसकी चेयरमैनशिप किसके पास आ गई है? भारत के पास आ गई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बैंकॉक, थाईलैंड में लोकेटेड है। फ्रॉम दिस मंथ यानी कि जनवरी से ही, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसेंटली इन जनवरी 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन अचीव 5-स्टार रेटिंग फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू इट्स पैसेंजर? दोस्तों, फसाई के द्वारा फूड क्वालिटी को चेक करने का काम किसके पास है? फसाई के पास है। फसाई के द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसे ईट राइट स्टेशन के नाम से जानते हैं। ईट राइट स्टेशन के अंतर्गत ये सर्टिफिकेशन किस स्टेशन को दिया गया है? तो वाराणसी कैंट को ये क्या किया गया है? ईट राइट सर्टिफिकेशन का कंफर्मेशन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फसाई के बारे में 5 सितंबर 2008 को स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन है श्री राजेश भूषण, श्री राजेश भूषण। अगला, न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ठीक है, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो गोवा के कई बार मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा जाएगा। मनोहर पर्रिकर, याद रखिएगा, मनोहर पर्रिकर के नाम पर इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। अगला, हाउ मेनी पर्सन्स हैव बीन चूजन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड? आपको पता है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां आए थे? साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे। तो उसी इवेंट को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी किसको कहते हैं? जो भारत के बाहर रहते हैं, है भारतीय, NRI जिनको कहते हैं, वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो कहां भेज रहे हैं? भारत में भेज रहे हैं, या और अगेन दूसरे देशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यहां सम्मानित किया जाता है। तो इस बार कुल 27 लोगों को यह सम्मान दिया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां किया गया है? पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज आगे एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस दिया गया है। उनके नाम यहां पर सारे के सारे मेंशंस हैं। मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है, आराम से PDF में देख लीजिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड गा नगाई फेस्टिवल? गा नगाई महोत्सव किस राज्य ने मनाया है? तो गा नगाई, अभी आपको बताया था, गा नगाई भी कहां पर होता है? मणिपुर में ही मनाया जाता है गा नगाई फेस्टिवल। ठीक है, यहां की जो जेलियांगरोंग कम्युनिटी है, ठीक है, जेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ मणिपुर, फिर से मैंने पूरी लिस्ट दे दी है यहां पर। अगला, 17वां प्रवासी दिवस कहां पर मनाया गया? अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था ना कि 17वां प्रवासी दिवस कहां पर आयोजित किया गया है? दोस्तों, ये आयोजित इस बार हुआ है इंदौर में। कहां पर? इंदौर में आयोजित किया गया है। द 17th प्रवासी दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 8 to 10th जनवरी इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार के कोलैबोरेशन में इसको इंदौर में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। द थीम ऑफ PVD, प्रवासी भारतीय दिवस की थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल।
रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ध्यान रखिएगा। ओवर 3500 डायस्पोरा मेंबर्स यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये, ठीक है, 4 सालों के गैप में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो अगेन 2020 से ही क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो इस बार ये 4 सालों के गैप के बाद ऑर्गेनाइज किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में, कैपिटल आप जानते हैं भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगूभाई सी पटेल। अगला, विश्व का पहला ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय, यानी कि, ठीक है, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, ताड़ के जो पत्तियां होती हैं उन पर चीजें लिखी जाती थी पहले, तो ताड़पत्ती संग्रहालय कहां पर खोला गया है, ये केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में ओपन किया गया है। तिरुवनंतपुरम, यहीं के सांसद हैं मिस्टर शशि थरूर, जिनको आप जानते होंगे, जो अपनी इंग्लिश वोकैब के लिए फेमस हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, केरला के बारे में, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट बिगिंस इन विच स्टेट। इंक्लूजन फेस्टिवल, पहला समावेशी समारोह कह सकते हैं आप इसको, कहां पर आयोजित किया गया, जिसका नाम है पर्पल फेस्टिवल। ये गोवा में आयोजित किया गया है और ये पहला ऐसा फेस्टिवल है। तो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी इन डायवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता। भारत का वैसे भी ये स्लोगन है, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा अनेकताएं हैं, ठीक है, डायवर्सिटीज हैं, विभिन्नताएं हैं। आप थोड़ी दूर में जाओगे, कल्चर बदल जाता है, बोली बदल जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो एक हैं। तो वही इंक्लूजन का मतलब है समावेशी फेस्टिवल, यानी कि नंबर ऑफ कल्चर्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और अगेन ये समारोह मनाया जाएगा। अगला, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिगिन कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। शुरू तो किया था, लेकिन उसके बाद रोक लगा दी गई और आगे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू करी गई थी, तो जातिगत जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया था बिहार, लेकिन अगेन यहां के कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है मिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। आगे आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इशू सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ ₹8,000 करोड़ ईच इन 2 ट्रांचेस ऑन जनवरी 25 एंड फरवरी 9। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमी से संबंधित होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर निवेश किया जाता है। तो बॉन्ड्स अगेन कौन जारी करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स को जारी करेगा। कौन जारी करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स को जारी करेगा। और बॉन्ड्स यानी कि आप निवेश करेंगे उसमें, क्योंकि आपको कूपन रेट मिलेगा। बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, याद रखिएगा, बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे कूपन रेट के नाम से जानते हैं। किस रेट के नाम से, कूपन रेट के नाम से जानते हैं। यहां इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते हैं, कूपन रेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आप निवेश करेंगे और जो पैसा मिलेगा वो किस में किया जाएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग पे खर्च किया जाता है। इसी के लिए इसका नाम दिया गया ग्रीन बॉन्ड्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगा 2 ट्रांच में 8,000 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे क्या करेगा, रेज करेगा, इतना याद रखिएगा। चलिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में फटाफट देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किसकी रिकमेंडेशन पर, यानी कि किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन। पहले गवर्नर कौन थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और इन्हीं के नाम पर एक न्यूज और है, मुंबई का चर्चगेट स्टेशन का नाम बदल करके सीडी देशमुख स्टेशन इन्हीं के नाम पे कर दिया गया है। 25th गवर्नर अभी कौन है, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांता दास, और ये 25वें गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर ये 4 हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following state becomes country's first fully digital banking state? फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। डिजिटल बैंकिंग यानी कि हम मोबाइल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऐसा राज्य जो 100% यानी कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है, ये कौन सा है, केरला है। पहला 100% बैंकिंग स्टेट भी कौन सा है, केरला ही है। ऐसा पहला राज्य जिसने इतने फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि आरबीआई के बताए हुए सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के टारगेट्स थे, पूरे किसने किए, इसी ने पूरे किए। और राइट टू इंटरनेट इसने दे दिया है। के फोन के नाम से अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश कर दी गई है, जिसके द्वारा राज्य के नागरिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रदान किया जा रहा है, राइट टू इंटरनेट के माध्यम से। तो केरला याद रखिएगा पहला ऐसा राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए आगे।
हु इज कॉन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्डेड बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। ठीक है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? DY चंद्रचूड़, हमारे देश के इस समय के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। अगला, इंडिया सरपासेस विच कंट्री टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है ऑटो मार्केट का, ऑटोमोबाइल मार्केट का। तो किस देश को सरपास करके तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन करके भारत उभरा है? तो जापान को पीछे छोड़ दिया है और जापान को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पर भारत आ गया। नंबर 1 पे यहां पर चाइना है, आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर यूनाइटेड स्टेट्स है और नंबर 3 पर इंडिया है। 4 पे जापान, 5वें पे जर्मनी। ये मुख्य ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, which oil company has launched low smoke superior kerosene oil for the Indian Army in Jammu। केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल के नाम से आप जानते हैं, एक जमाने में राशन की दुकान पर मिला करता था और क्योंकि जब और कोई फ्यूल नहीं होता था तो वही लेकर के आते थे और स्टोव पे खाना बनाते थे। तो ये केरोसिन ऑयल ही है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? हाई मतलब लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल है। ये इंडियन आर्मी को दिया गया है, किसके द्वारा? BPCL के द्वारा प्रदान किया गया है। इंडियन आर्मी क्योंकि अगेन अलग अलग जगहों पर लोकेटेड है तो उनकी इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ये लो स्मोक होगा यानी कि बहुत कम धुआं होगा इसमें। ठीक है, और ये सुपीरियर केरोसिन ऑयल है, SKO के नाम से जाना जाएगा, BPCL के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 1952 में स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इस समय इसके हेड हैं वैसा रामकृष्ण गुप्ता। अगला, अकॉर्डिंग टू द सीरियम रिपोर्ट्स व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022। बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट यानी कि वैश्विक में, ठीक है, वैश्विक जो बहुत सारे वैश्विक एयरपोर्ट्स हैं उनमें भारत की क्या रैंकिंग है उसके बारे में पूछा जा रहा है। भारत की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंकिंग 7वीं यहां पर रखी गई है। ये आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है हनेडा एयरपोर्ट जो टोक्यो जापान का है। नंबर 2 पे है केम्पेगौड़ा, भारत का केम्पेगौड़ा बेंगलुरु। नंबर 3 पे सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आप देख सकते हैं यहां पर 7वें नंबर पर है। ठीक है, अगला, who has unveiled a 120 feet tall statue of a polo player riding a pony at Marjing पोलो कॉम्प्लेक्स इन मणिपुर इंफाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। मणिपुर के इंफाल ईस्ट जिले में, मणिपुर के इंफाल में ईस्ट जिले में, ठीक है, क्या किया गया कि 120 फीट का स्टैचू जो कि पोलो खेलते हुए, पोलो प्लेयर राइडिंग का स्टैचू है, किसने अनवील किया है? तो ये अनवील किया है मिस्टर अमित शाह ने। यहां पर आप देख सकते हैं चित्र में। ठीक है, ये स्टैचू है जो अमित शाह जी के द्वारा अनवील किया गया है, यानी कि इस प्रतिमा को अनवील किया गया है। चलिए, मणिपुर के बारे में इंफाल, बीरेन सिंह, ला गणेशन याद रखिएगा, ये 3 बातें। अगला, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा स्टैचू है। ठीक है, ये टॉप 5 टॉलेस्ट स्टैचू है इंडिया के। नंबर 1 पे स्टैचू ऑफ यूनिटी आता है जो वल्लभ भाई पटेल का है, नर्मदा गुजरात में है, 182 मीटर का। दूसरे पर आता है स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि शिव भगवान का स्टैचू है, नाथद्वारा राजस्थान में है, 112.4 मीटर का। देन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आता है, रामानुजम जी का है, हैदराबाद के तेलंगाना में है, 65.8 मीटर का। फिर हनुमान जी का, लॉर्ड हनुमान का स्टैचू है ये। ठीक है, मडपम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 52 मीटर का है। देन 5वें पर आता है पंचमुखी हनुमान स्टैचू जो कि हनुमान जी का है। ठीक है, कुनीगल कर्नाटका में 49 मीटर का। ये टॉप 5 टॉलेस्ट स्टैचू हैं किसके? ठीक है, भारत के, ध्यान रखिएगा। आगे आते अगला, चेरचेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो चेरचेरा फेस्टिवल जो है वो छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ और फेस्टिवल जैसे बस्तर दशहरा हो गया, ठीक है, भोरमा देव महोत्सव फेस्टिवल हो गया, राजिम कुंभ मेला हो गया, मदाई फेस्टिवल हो गया, कजरी फेस्टिवल हो गया, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हो गया। अगला दोस्तों, रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? प्रोफेशनल टेनिस से इनमें से हाल ही में किसने अपना संन्यास ले लिया है? तो ये संन्यास ले लिया है सानिया मिर्जा जी ने। सानिया मिर्जा जी अब प्रोफेशनल टेनिस में नहीं खेलेंगी। ठीक है, इन्होंने अपना संन्यास अनाउंस कर दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई हैज रिलीज्ड अ बुक डायरी नंबर 1। हु हैज ऑथर्ड द बुक? डायरी नंबर 1 ये इन्होंने रिलीज करी है बुक। आपसे पूछा जा रहा है इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर कौन है पर्टिकुलर ये आपको बताना है। ठीक है, ऑथर हेमंत विश्व शर्मा की बुक है, हेमंत विश्व शर्मा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर इन द ऑफिस ऑफ आसाम चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत विश्व शर्मा।
चलिए जल्दी से देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हु हैज ऑथर्ड द बुक रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग। रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये पुस्तक लिखी है तमल बंदोपाध्याय जी ने। आपके एग्जाम में बुक एंड ऑथर का भी एक कॉलम होता है, यानी कि किताब किसके द्वारा लिखी गई, इस पर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये बुक किसने लिखी है। तो बेसिकली ये बुक किसने लिखी है? रोलर कोस्टर एंड अफेयर्स विद बैंकिंग। ये किसके द्वारा? तमल बंदोपाध्याय जो कि जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला दोस्तों, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या होगा? विषय पहले ही डिसाइड कर दिया गया था। तो बेसिकली इस दिन का विषय क्या रखा गया था? ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इज द राइट ऑप्शन। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। अब नेशनल साइंस डे की अगर मैं बात करूं आपसे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है टू ऑनर द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, जो खोज करी गई थी किसके द्वारा? रमन इफेक्ट, सर सीवी रमन के द्वारा, बाय इंडियन साइंटिस्ट सर सीवी रमन, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी। तो रमन इफेक्ट के लिए सर सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज ये इनको प्राप्त हुआ था। तो इन्हीं की अगेन याद में, स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय लंदन बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स कंपनी के द्वारा, ठीक है, भारत की, ठीक है, क्या रैंकिंग है यहां पर ये आपसे पूछा जा रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? पासपोर्ट की पावर को दिखाता है। और कैसे? तो यहां पर काउंट होता है कितने डेस्टिनेशन, उस पासपोर्ट से कितने डेस्टिनेशन आप फ्री ट्रेवल कर सकते हो। फ्री ट्रेवल या कह सकते हो वीजा फ्री ट्रेवल कह लो, ठीक है, या विदाउट किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो कितने देशों में जा सकते हो? जैसे भारत से नेपाल जाना हो तो क्या है, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई वीजा परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इसमें भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 85th नंबर की रैंक है, ठीक है, ये है। और कितने देशों में, ठीक है, वीजा फ्री एंट्री। सब पहले एक बात समझ लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हेनले इंडेक्स, जापान हैज retained its position as the most favorable passport in the world, allowing visa free entry to 193 global destination। जापान जो है 193 ग्लोबल डेस्टिनेशंस पर एंट्री मिलती है इसको, ठीक है, टॉप फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 5वें लगातार साल में ये क्या है? नंबर 1 पे बना हुआ है। जापान के पासपोर्ट से 193 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल प्राप्त किया जा सकता है। भारत की रैंक है 85th, जहां पर 59 डेस्टिनेशन पर हम क्या कर सकते हैं? फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके पहले हम बात करें, ठीक है, तो द कंट्री रैंक 82nd स्पॉट, 84th, 85th और 83rd रिस्पेक्टिवली। ये अलग अलग वर्षों में भारत की क्या रैंकिंग है वो यहां पर दर्शाया गया है, ठीक है। और अगेन भारत के जो पड़ोसी हैं उनकी रैंकिंग देख लीजिएगा। इंडिया की रैंकिंग तो पता ही चल गई 85th, चाइना की रैंकिंग है 66 यहां पर 80 डेस्टिनेशन, श्रीलंका की 100 है, बांग्लादेश की 101, नेपाल की 103, पाकिस्तान की, ठीक है। नंबर 1 पे जापान है, देख सकते हैं। नंबर 2 पर सिंगापुर है, 3 पे जर्मनी है, ठीक है, 4th पे फिनलैंड है, 5th पे ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा, दैट्स इट। 5 तक याद कर लीजिएगा, टॉप 5। अदरवाइज वैसे आप क्वेश्चंस थोड़ा घुमा देते हैं एग्जाम में, अब पूछ लेते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो नंबर 1 भी बता दिया, भारत की रैंक भी बता दिया, और सबसे लास्ट में कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान, वो भी याद रखिएगा विद 27 डेस्टिनेशन, ठीक है। चलिए, हेनले एंड पार्टनर्स आपको बता दिया कहां का है। हेनले एंड पार्टनर्स लंदन की कंपनी है, और डेटा कहां से लेती है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा कैरी करती है, जो कि बनी थी 19 अप्रैल 1945 में, ठीक है। कहां? हवाना, क्यूबा में। और वर्तमान में IATA का हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एट द 2nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज,
ठीक है। चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस में एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? दोस्तों एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किसकी तर्ज पे लाया गया है? तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, यानी कि देखिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या था, ऐसे जिले जो पिछड़े हुए थे उनको नाम दे दिया गया एस्पायरेंट्स। जैसे मैं अगेन आपकी बात करूं, आप भी क्या हैं? आप एस्पायरेंट्स हैं। समझ गए मेरी बात या नहीं? आप क्या हैं? एस्पायरेंट्स हैं। तो एस्पायरेंट्स जो तैयारी कर रहा है तो अगेन उसको उस समय सपोर्ट की आवश्यकता होगी ना, तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पायरेशनल में डाला जाएगा उनको सरकार ज्यादा सपोर्ट करेगी, वहां पर ज्यादा प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यानी कि इसके अंतर्गत ब्लॉक लिए जाएंगे। डेवलपमेंट की सबसे छोटी इकाई जो है वो ब्लॉक होती है। ब्लॉक लेवल, ब्लॉक कई सारे ब्लॉक बना दोगे तो डिस्ट्रिक्ट बनेगा, कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिला दोगे तो स्टेट बनेगा, कई सारे स्टेट मिला दोगे तो केंद्र, यानी कि एक देश का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है ब्लॉक होती है। तो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, ठीक है, एक बात जो यहां पर और जाननी है वो क्या है? द प्रोग्राम विल कवर 500 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इनिशियली। जो प्रोग्राम है वो 500 जिलों को कवर करेगा, 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला करके। ठीक है, चलिए अगला, विच सॉन्ग हैज वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड यहां पर मिला है, ठीक है, नाटू नाटू को। RRR नाम की मूवी आप सभी लोग जानते हैं, RRR की मूवी नाटू नाटू को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अवार्डेड फॉर, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक्सीलेंस इन फिल्म एंड टेलीविजन के लिए प्रदान किया जाता है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है, प्रेजेंटेड बाई हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन सिंस 1943, फर्स्ट अवार्डेड जनवरी 20, 1944 को प्रदान किया गया था। पूरी की पूरी लिस्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं आगे। Who has become the first female Sikh judge in the US? अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? अमेरिका में पहली महिला सिख जज ये बनी है दोस्तों मनप्रीत मोनिका सिंह जी। कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह जी बन गई है, ध्यान रखिएगा, इतने से काम चल जाएगा। Who has become the fastest player to reach 1500 runs in T20 international cricket in terms of ball faced? यानी कि गेंदों का सामना इनिंग्स की बात नहीं हो रही है, गेंदों का सामना, अगर सिर्फ हम गेंदों की बात करें यहां पर इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड में बात करें तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे जल्दी 1500 रन के आंकड़े पर पहुंचा है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा। द फास्टेस्ट बैटर टू रीच दिस लैंडमार्क आर इंडियन बैटर्स विराट कोहली, KL राहुल, ऑस्ट्रेलियन वेटरन एरॉन फिंच एंड पाकिस्तान स्कीपर बाबर आजम, हु ऑल टुक 39 इनिंग्स टू स्कोर 1500 रन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। इन्होंने 39 इनिंग्स ली थी। पाकिस्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान रीच द माइलस्टोन इन 42 इनिंग्स, 42 इनिंग्स में, और सूर्य कुमार डिड सो इन 43 इनिंग्स। ठीक है, सूर्य कुमार ने क्या किया है? 43 इनिंग्स में, यानी इनिंग्स के बारे में बात करेंगे तो ये लोग इनसे आगे हैं सूर्य कुमार से। अब बॉल फेस के बारे में बात कर लो। इन 45 मैचेस एंड 43 इनिंग्स सूर्य कुमार हैज स्कोर्ड 1578 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 46.41। ठीक है, ही हैज 3 सेंचुरीज एंड 13 हाफ सेंचुरीज इन द फॉर्मेट विद द बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑफ 170। तो ये याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड में अगर बात करें तो नंबर 1 पे सूर्य कुमार यादव हैं। इनिंग्स की बात करें तो आपने देख ही लिया, इनके पहले विराट कोहली वगैरह है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग? निम्नलिखित में से किस राज्य को ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मिला है? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो अब ई स्पोर्ट्स नाम की भी एक कैटेगरी ऐड की गई है। तो ई स्पोर्ट्स में भारत को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर भी एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जाएंगे, और ये पहला किसको मिला है? मेघालय को मिला है दोस्तों। मेघालय इज द राइट ऑप्शन। तो यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग, कहां पर? शिलोंग मेघालय। शिलोंग मेघालय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग है, चीफ मिनिस्टर कोनराड कोंगल संगमा, और गवर्नर यहां के हैं डी मिश्रा, जिनके पास एडिशनल चार्ज है। चलिए देखते हैं दोस्तों फटाक से अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
वेयर गंगा सागर मेला हेल्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल गंगा सागर मेला कहां आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में गंगा सागर है, वहीं पर इसे आयोजित किया जाता है गंगा सागर मेला। इस साल 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में मकर संक्रांति के अवसर पर इसको क्या किया गया था? यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया आफ्टर कुंभ मेला। कुंभ मेला जो आप जानते हैं, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है। अक्सर कहते थे कुंभ के मेले में खो जाते हैं, तो अगेन कुंभ का मेला जो 12 साल बाद लगता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये गंगा सागर मेला होता है, ध्यान रखिएगा यहां पर। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में सारी बातें आपके सामने लिखी हैं। अगला, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ में पोस्टेड होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बन गई है दोस्तों सुरभि जखमोला जी। सुरभि जखमोला, ठीक है, an officer of the 117 Engineer Regiment of the Indian Army, Captain Surbhi Jakmola become the first women officer of the BRO Border Road Organization to be posted at foreign project। ठीक है, इनको एक फॉरेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया गया है? बीआरओ में पोस्टेड किया गया है। She has been deployed by BRO under Project Dantak in Bhutan। ठीक है, बीआरओ के एक प्रोजेक्ट में जो कि कहां पर, ठीक है, भूटान के दंतक में है, वहां पर इनको क्या किया गया है? पोस्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 7 मई 1960 को बना था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी जी हैं।